सभी को जोहार। बड़े कम बच्चे हैं। आपकी क्लास आज 11 बजे से। वेट किया जाए या स्टार्ट कर दूँ? अच्छा ठीक है। ऐसे 5 मिनट में क्या ही होने जा रहा है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग डाइवर्सिटी देख रहे हैं। तो हम लोग क्या क्या कर चुके हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई कर लिए। आज हम लोग करेंगे प्लांटी। सब ब्लैंक क्यों? याद है ना? क्विक रिवीजन करना है। शुरू से रिवीजन करा दें। पीटी वाले बताओ, पीटी वाले कौन कौन है? हाथ उठाइए। नहीं पीटी, हाँ गुड, सब लोग हैं। गुड, ठीक है। करना है रिवीजन? करना है ना? नहीं, जो इस बार वाले मेंस वाले उनको तकलीफ नहीं है ना? क्विक रिवीजन कर लें। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग चैप्टर्स देख रहे थे कि हमको पढ़ना क्या है। सेक्शन 1 में 3 टॉपिक दिया हुआ है। एक दिया हुआ है लिविंग वर्ल्ड, सेकंड दिया हुआ है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तीसरा दिया हुआ है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम लोग जो पहले की क्लासेस थी उसमें हम लोग जान रहे थे कि हाँ बायोलॉजी क्या होता है। जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। ठीक है, ये पढ़े थे। लिविंग और नॉन लिविंग में आपसे डिफरेंस पूछा था। ठीक है, और हमको जवाब क्या मिला था? जीव 2 तरह के होते हैं, एक निर्जीव और एक सजीव। ऐसे नहीं करिएगा, ठीक है। 10 मार्क्स का था, आपका कॉपी भी चेक हुआ। बहुत लोग बाद में बहुत अच्छा लिखे, है ना। ठीक है, इसको देखिएगा। 10 मार्क्स के लिए इसको लिखने की कोशिश करिएगा। ये कोई क्वेश्चन आएगा नहीं कभी, इतना इजी तो नहीं पूछेगा जेपीएससी पीटी मेंस, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कि आप लिखते कैसे हैं, अपने लिखने की शैली को मजबूत करिए। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स के लिए जो नए बच्चे हैं वो भी देख लेंगे। और कितने ऑर्गेनिज्म, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हम लोग धरती पे देखें, मतलब जीव, जितने भी जीव हैं लगभग कितने हैं? लगभग 20 लाख तरह के हैं। पॉपुलेशन नहीं, 20 लाख नहीं है, हम लोग खुद ही 1.3 बिलियन है ना। तो 20 लाख तरह के जीव होते हैं, जीवों के प्रकार होते हैं। अब उनको पढ़ना है तो समय निकल जाएगा, तो इसीलिए विभाजन का इस्तेमाल किया गया, वर्गीकरण किया गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन। ठीक, तो जितने भी जीव हैं उनको कंपाइल करके, मतलब जैसे भी धरती पे सबसे, मतलब जो इंसान सबसे पहले जीव के बारे में बोले कि ये इसका वर्गीकरण के बारे में बोले, क्लासिफिकेशन के बारे में बोले, वो कौन थे? अरस्तु, अरिस्टोटल। ठीक है, कौन से बीसी में बोले थे? 300 की 600? याद रखो, देखो पहले व्यक्ति का टाइम, डेट सब याद रखना है। ठीक है, वो आंसर को जब स्टार्ट करिएगा ना, ओपनिंग लाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो उन्होंने तो बोल दिया, उन्होंने मतलब कि बायोलॉजी के बारे में सबसे ज़्यादा उन्होंने ही बोला, और मेनली जूलॉजी, जीव विज्ञान के बारे में सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा। तो वनस्पति विज्ञान के बारे में कौन बोला? उनका स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे ही चलन चलता रहता है। जो भी वैज्ञानिक हैं वो अपना लेगेसी पास करते हैं, अपने छात्र को चुन के उनको सौंपते हैं कि आगे की चीज़ खोजो, है ना। तो अरस्तु ने सबसे पहले कहा, ठीक, लेकिन उनको इसीलिए उनको बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है, लेकिन क्या फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है उनको। लेकिन जो अच्छे से बताया, एक्सप्लेन किया और जर्नल में पब्लिश किया, किसी प्रकाशन में पब्लिश किया, वो पहला व्यक्ति कौन था? कार्लस लिनियस नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, उन्होंने सीधे सीधे बताया कि दुनिया में जितने भी जीव हैं ना, या तो पौधे हैं या तो जानवर हैं। तो वो हो गया 2
किंगडम क्लासिफिकेशन या दो जगत वर्गीकरण, ठीक है। अब प्लांट और एनिमल बोल दिया उन्होंने कैरेक्टर्स समझा दिया कि पौधे कैसे होते हैं और जानवर कैसे होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। ये नोट्स को इसी तरह बनाइएगा, ठीक। तो वो तो बोल के निकल गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ कोई बताएगा? ठीक है। और ये भी बताया था कि पौधों और जानवर का नामकरण करने के लिए कौन से दो बॉडीज़ रिस्पॉन्सिबल है। अगर पौधों का नामकरण करना है तो वो करती है ICBN, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, और वहाँ कौन करती है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, ICZN या ZN, ठीक है। अब देखिए साइंटिफिक नाम, आप बहुत बार जानते होंगे कि अगर आप इंडिया में आम को आम बोलते हैं, लेकिन अमेरिका जाइएगा बोलेगा मैंगो, चाइना में बोलिए उधर शीश, ठीक है, जर्मनी जाइएगा तो कुछ और बोलेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सब जगह के साइंटिस्ट मिलके बात कर रहे होंगे, तो बोलेगा शीश, वो बोलेगा आम, कोई बोलेगा मैंगो, तो किसी को अपनी बात समझ में ही नहीं आएगी। तो सब लोग मिलके बैठे और बोले कि भाई ऐसा करते हैं, एक कॉमन नेम रखते हैं, इंटरनेशनल नेम, कहीं भी बोलोगे तो आदमी समझ जाएगा कि आम आम है, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया ना, कभी कभी गुस्सा में बोल दोगे तो लगेगा किसी को गाली दे रहे हो टोन के साथ, मैग्नीफेरा इंडिका, है ना, है ना। तो ऐसे ही। और ह्यूमंस का क्या है? मेरे को भी जब बचपन में बहुत गुस्सा आता था ना, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि सबको साइंटिफिक नेम से बोलना शुरू कर दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा तुमने क्या बोला है, ठीक है। जैसे ओरिक्टोलैगस क्यूनिक्यूलस, ठीक है, खरगोश का नाम है। आप लोग भी ये चीज़ सिखा सकते हो अपने बच्चों को। गुस्सा तो सबको आता है ना, अब लोग बेटा गुस्सा नहीं करते तो थोड़ी आपकी बात सुनेगा, बाहर जाके खूब सारी गाली देगा। तो मेरे को अब समझ में आया, गुस्सा इतना आता था, साइंटिफिक नेम बहुत सारा याद है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप लोग, बट एनीवेज आपको इसमें डीप में नहीं जाना है। एक दो आप याद कर लेंगे ना कॉमन बोलने का और लिखने का तरीका, तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। कॉमन चीज़ याद रखिए, आम, फल, पेड़, और ह्यूमंस का याद रखिए। होमोसेपियंस फॉसिल्स या होमोसेपियंस सेपियंस? दो बार सेपियंस सेपियंस क्यों है? बोलोगे मैम ये तो कोर्स में नहीं है। जीनस और स्पीसीज तीन बार क्यों गए? यहाँ तो यहाँ है, देखिए ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पीसीज, और एक और तीसरा हो जाता है। तो हम लोग होमोसेपियंस सेपियंस है। हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे आखिरी टॉपिक, दैट इज़ ह्यूमन एवोल्यूशन, है ना आपके कोर्स में, और वो 100% हमको लग रहा है इस बार आएगा, ठीक है। नहीं आया तो हमको गाली मत देना जी, साइंटिफिक नेम, हाँ ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग ये सब देख लिए थे कि कैसे इसको लिखते हैं साइंटिफिक नेम को, और हम लोग ये देखे थे ये जो नॉमेनक्लेचर होता है या एक ऑर्गेनिज्म को कैसे कैसे बोलते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। पहले तो उसका जगत, किस जगत को बिलोंग करता है। अगर आम है तो किसको बिलोंग करेगा? पौधे जगत को करेगा या जानवर जगत? पौधा जगत, ठीक है, उसका जगत हो जाएगा। फिर डिवीज़न होगा, ठीक है, उसमें भी डिवीज़न है, क्रिप्टोगैम्स है कि फेनेरोगैम्स है, ये हम लोग आज प्लांट्स में देखेंगे। फिर उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फिर कुल, वंश, जाति, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। इस तरीके से करते हैं हम लोग पूरी चीज़ें डिटेल में, प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, है ना। होता है ना, आपका प्रोफाइलिंग करता है पीटी एग्ज़ाम में, फॉर्म भरते हैं तो नाम, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो वैसे ही ये भी करता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। बायोलॉजी में जैसे कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं हमको, वर्ग को क्लास ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गण, ऑर्डर, ये सब याद नहीं रहेगा, गण, कुल, वंश, तो आप वो कर सकते हैं। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये जो दिया हुआ है इसी को याद कर लीजिएगा, है ना। गेहूं को क्या बोलते हैं, मैंगो को क्या बोलते हैं, मक्खी का क्या होता है, आदमी का क्या है, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, हिंदी में भी दे दिया है, ठीक है। हिंदी में भी देखिएगा तो जैविक नाम, वंश, कुल, सब
अंग्रेजी में जैसा है वैसे ही है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट। चलिए चलते हैं सेकंड। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग देख रहे थे कि आखिर हम लोग सब मतलब कि कैसे इवॉल्व हुए हैं। मतलब एक छोटी इकाई से चलिए, लाइट मतलब जितने भी हैं मैटर से चलिए, तो पहले एटम है, और एटम एटम मिलके क्या बनाएगा? कंपाउंड, हाँ, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, फिर एलिमेंट्स, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, सेल, ठीक है। चलिए सेल पे भी कूद सकते हैं, क्या दिक्कत है? सेल मिलेगा तो क्या बनेगा? टिश्यू मतलब उत्तक, है ना। सेल क्या हो गया? कोशिका आपस में जुड़ेगी तो उत्तक, टिश्यू आपस में जुड़ेगा तो क्या होगा? ऑर्गन्स आपस में जुड़ेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म छोड़ दिया, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर ऑर्गेनिज्म जुड़ेंगे तो, हाँ, अच्छा, ऑर्गन जुड़ा तो ऑर्गन सिस्टम जुड़ा तो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म जुड़ा। जैसे आप लोग सब ऑर्गेनिज्म हो, आप लोग सब जुड़ गए हो, तो ये क्या कहलाएगा? नहीं, पॉपुलेशन, है ना। क्योंकि ये किसकी पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन में ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि सेंसस देखो भारत का पॉपुलेशन, क्या उसमें कुत्ता बिल्ली सबका होता है क्या? सिर्फ ह्यूमन, एक स्पीसीज का हो तो वो पॉपुलेशन, और मल्टी स्पीसीज का कैलकुलेशन हो तो कम्युनिटी, ठीक है। फिर अब क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारे साथ पेड़ पौधा और सब कुछ रहता है, अदर जीव भी रहते हैं, तो कम्युनिटी हो जाएगा। उसको सोशल साइंस वाला कम्युनिटी मत समझना, ठीक है। साइंस में कम्युनिटी मतलब हो गया आपके साथ लोकेलिटी में और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक। कम्युनिटी मिला तो, हाँ, नहीं, इकोसिस्टम मिला, फिर बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर मतलब अर्थ, ठीक, समझ गए हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखिए कोशिका में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े, ये आपको बताए भी थे। एक देखिए कोशिका कैसी दिखती है। ये हो गया उत्तक, दैट इज टिश्यू, टिश्यू। फिर कितने टाइप्स के टिश्यू, अलग अलग प्रकार के टिश्यूज़ हो सकते हैं, डिपेंड करता है कहाँ पे ये मौजूद हैं, ठीक है। फिर आपको बताया था कि शरीर की संरचना में देखिए कैसे रहता है, ब्लड वेसल्स, ये सब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, आपस में जुड़ा तो ऑर्गेनिज्म बना, है ना। ये सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, फिर एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। संगठन का स्तर कैसा होता है? कोशिका, उत्तक, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म इधर है, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और फिर बायोस्फीयर, ठीक है। इसको फिर से यहाँ पे लिख दिया था आपको एक अनुमान के लिए। देखिए एटम कितना छोटा होता है, 1 मिलीमीटर आपको बताया था। स्केल में जो सबसे छोटा वाला होता है ना, 1 सेंटीमीटर होता है, उसका 10वां भाग जो होता है वो होता है 1 मिलीमीटर। तो मेढक का जो अंडा होता है ना, वो 1 मिलीमीटर का होता है। उससे छोटा जाइएगा तो देखिए, यहाँ से आपको देखना है तो आपको लाइट माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा, हमारे लैब में है, फ़ोटोज़ भी आपको दिखाया है। और लाइट माइक्रोस्कोप से और अगर छोटा दिखना है तो देखिए बैक्टीरिया भी दिख जाता है लाइट माइक्रोस्कोप से, बढ़िया वाला हो तो। माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया सेम साइज़ है कि नहीं? क्योंकि आप लोगों को बताए थे बैक्टीरिया ही आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया बना था। बड़ा वाला प्रोकैरियोट छोटा वाला को खा गया और वहाँ रहने लगा। सिमिलैरिटी, इसलिए साइज़ देख रहे हैं, सिमिलर स्केल पे। अब आप देखिए वायरस, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है वायरस, ठीक है। और वायरस से छोटा हमारा जो कोशिका का छोटा छोटा तत्व है, वो सब क्या हो जाएगा? प्रोटीन, लिपिड, और उससे भी छोटा एटम। तो नॉन लिविंग और लिविंग में आप एक चीज़ बोल सकते हैं ना कि लिविंग में कोशिकाएं मौजूद होती हैं, लिविंग बींग्स में, और ऐसे में नॉन लिविंग में कोशिकाएं नहीं होती हैं। लेकिन आप सोचिए, हम लोग, लाइफ कहाँ से ऐसे आया? लाइफ आया कहाँ से? नॉन लिविंग से ही आया ना लाइफ।
वो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पे हम बात करेंगे कि मतलब आश्चर्यजनक तरीके से नॉन लिविंग से ही लिविंग बीइंग की उत्पत्ति हो गई। सोच रहे हैं नॉन लिविंग से कैसे लिविंग आ गया, तो अब क्यों नहीं आता है? सोचने की बात है ना, ऐसा क्यों हुआ? साइंटिस्ट लोग बड़े परेशान हैं कि आखिर ऐसा क्या कंडीशन है जिसके कारण नॉन लिविंग से लिविंग जनरेट हुआ। और उसी को सोचते हुए वो लोग मून पे रिसर्च कर रहे हैं, बाकी प्लैनेट्स पे, कि भाई वहाँ क्या हम लोग कोशिश कर सकते हैं वही के मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके, स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके क्या हम लोग वहाँ पे लाइफ जनरेट करवा सकते हैं। ये सब पे चर्चाएं हो रही हैं आजकल, ठीक है। और सिमिलरली इसीलिए हिंदुइज़्म में, चाहे हमारे भारतीय सभ्यता में देखिएगा तो शिव जी को पूजा जाता है। अब मंदिरों में भी देखिए, दैट इज़ यूनियन ऑफ गैमेट्स। कैसे कैसे लिविंग बीइंग कैसे आ रहा है धरती पे, सोचने की बात है, ठीक है। इसी को सच माना गया है। नेक्स्ट जनरेशन लाना एक सच्चाई है, ठीक है। तो अच्छे से रहिए, बड़ा होइए, अच्छा नौकरी करिए, है ना, पॉपुलेशन बढ़ाइए। देखिए इधर हो गया। तो ये हमारा था सेकंड चैप्टर। अब आ जाते हैं थर्ड पे, थर्ड लेक्चर, नॉट चैप्टर। हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हुए चल रहे थे। डाइवर्सिटी में जैसे आपको बताए थे फादर ऑफ जूलॉजी थे, और थियोफ्रेस्टस जो थे इनके शिष्य थे, जो कि बॉटनी के बारे में बताए थे। फादर ऑफ जूलॉजी हो गए आपके अरिस्टोटल, 384 से 332 BC। इसी के अराउंड थे आपके थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बायोलॉजी। अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे थियोफ्रेस्टस, बताया आपको। प्लांट्स एंड एनिमल्स को बहुत अच्छे से व्याख्यान दिया किसने? कार्लस लिनियस ने 1758 में, ठीक है, 1758 में, ठीक। और अब देखिए इनका तो नाम हो गया, लेकिन बाद में हम लोग देखें कि भाई सिर्फ पौधे और जानवर नहीं, इसके अलावा भी और कोई हमारे साथ रहता है। जैसे ही सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ, मतलब माइक्रोस्कोप की खोज हुई, तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ें देखने लगे। तो उसके बाद एक तीसरा ग्रुप खोजा गया जिसको बोलते हैं क्या? प्रोटिस्टा की मोनेरा? प्रोटिस्टा, पहले प्रोटिस्टा देखा गया क्योंकि मोनेरा उससे भी छोटा है ना। तो पहले उतना हाई रेजोल्यूशन वाला माइक्रोस्कोप नहीं आया था, उसके बाद हम लोग देखें तो प्रोटिस्टा किसने खोजा? प्रोटिस्टा का वर्गीकरण किसने किया? हाँ, अर्नेस्ट हेकल ने। इन्होंने खोजा और फिर उसमें क्या क्या आता है हम लोग अब जान गए। प्रोटिस्टा में हम लोग पूरा पढ़े हैं, डाई एटम, स्लाइम मोल्ड, पौधे की तरह दिखने वाला प्रोटिस्टा, जानवर की तरह दिखने वाला प्रोटिस्टा, और फंजाई, कवक की तरह दिखने वाला प्रोटिस्टा। फिर मोनेरा की खोज होगी 1956 में, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे 1956 में? क्या हो रहा था 1955? हाँ, कुछ RPA, कुछ ऐसा ध्यान है? RPA, ठीक है, क्वालिटी भी देख लो थोड़ा थोड़ा। और एयर इंडिया कब आया था? और कुछ था क्या, नेशनलाइजेशन भी हुआ था क्या बैंक का? कुछ हुआ था किसी का? RBI का कुछ लेना देना है? 1955-56 के अराउंड क्या घटना घटी थी? सब जोड़िए उसके साथ, दिमाग दौड़ाइए, है ना। चलिए पढ़िएगा जाके और उनको बताइएगा। चलिए, तो फिर उसके बाद 1956 में और अच्छा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया। तब जाके 1950 में एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा गया था। गांधी जी को बैक्टीरिया नहीं पता था, ठीक है, गांधी जी को नहीं पता था, समझ गए। गोखले जी को तो, सरोजनी नायडू, किसी को नहीं पता था। उन लोगों को पता ही नहीं था कि कैसे होता है हैजा वैजा। सब सोचता था, गांव पूरा खाली हो जाता था, गांव घर पूरा खाली करके सब रातों रात निकल जाते थे, हैजा फैल गया, है ना। तो 1956 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस बैक्टीरिया को देखा गया, जीवाणु को देखा गया, तब जाके पता चला इसमें से कुछ होते हैं कीटाणु जो कि रोग पैदा करते हैं, और कुछ अच्छे होते हैं
जो हमें मदद करते हैं, ठीक है। तो जो बुरे होते हैं उनको मारे कैसे, उसका मारक मंत्र हम लोग खोजने लगे। और उसी तरह हम लोग क्या खोजें, एंटीबायोटिक्स, है ना। एंटीबायोटिक्स खोज लिए, बैक्टीरिया को हम लोग मार मुर के भी जिंदा है हम लोग, ठीक है। लेकिन आपको बताया था जैसे एंटीबायोटिक्स अब फेल हो रहा है, डेली नया ड्रग खोजा जा रहा है। थोड़ा सा एक क्राइसिस आएगा बीच में, सावधान रहें, इम्यूनिटी पे ध्यान दें, ठीक है। ऐसे साइंटिफिक वर्ल्ड हल्ला नहीं कर रही है, नहीं तो सब लोग चिंता में आ जाएगा। बट आप लोग को हम बोलेंगे इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए, अपना क्या बोलते हैं, क्या क्षमता बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता, तो उसको बढ़ाइए। कैसे होगा, अच्छा खाना भोजन करके, व्यायाम करके, योग करके, है ना, यही सब करके। चलिए मोनेरा खोज लिया गया, तो फिर कोपलैंड साहब का नाम होना चाहिए था, लेकिन फिर क्या हुआ, एक और व्यक्ति आ गए। मोनेरा देख लीजिए, वैसे कीटाणु जीवाणु ऐसे होते हैं। दोनों की कोशिकाओं में अंतर देखा गया। जो बैक्टीरिया के कोशिका होते हैं उसमें कुछ भी नहीं था, बस बीच में एक सिंपल से कोशिका का आवरण था और बीच में उसका डीएनए आरएनए तैरता रहता था, कुछ राइबोसोम होते थे। लास्ट में एक व्यक्ति ने बाजी मार ली जिसका नाम था R.H. विटेकर। 1969 में उन्होंने ये चारों वर्गीकरण के अलावा एक और ग्रुप डाल दिया, वो था कवक। उन्होंने कहा कि भाई चारों बातें ठीक है, लेकिन कवक को आप किस में रखिएगा, पौधे में रख नहीं सकते हैं। पौधे में रखना है तो उसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आनी चाहिए, वो तो कवक को मालूम नहीं। फिर बोला ठीक है, अगर जानवर में रखेंगे तो चलता फिरता होना चाहिए, वो तो कर नहीं सकता। तो इसीलिए इसको अलग से रखा गया, क्योंकि ये मृतपोषी होता है, इट इज़ सैप्रोफाइटिक इन नेचर, ठीक है। तो रॉबर्ट विटेकर साहब, इनको हम लोग अभी तक का सबसे एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन मानते हैं। कल को और कोई जीव खोज लिया जाएगा तो कोई और देगा वर्गीकरण, पर फिलहाल यही हैं टॉप पे। तो इतना ही आपको जानना था लिविंग वर्ल्ड में। तो वर्गीकरण समझ में आया, 5 जगत हो गया, 5 जगत वर्गीकरण है लिविंग वर्ल्ड में। आपको ये जानना है क्या क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। हम लोग एक एक ग्रुप को देखते हुए चलेंगे। उसके बाद ये हो गया आपका लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट। इसके बाद आता है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग, देखिए फंजाई को भी थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया कंप्लीट। ग्रुप में स्लाइड्स भेजा हुआ है, इसको देखेंगे। तो अब हम लोग को जानना था कोशिका, कोशिका का आवरण, कोशिका के कोशिकांग, है ना। तो यहाँ जो कोशिका दिख रही है, जिससे पूछूंगी वही बताएंगे। 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, आप बताइएगा। कोशिका, हाँ हाँ माफ़ी, आपने 2 तरह की कोशिका होती हैं, उसको बताइए। बैठे 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 बैठे, अधिकारी है जी। हाँ। दोनों तो एक ही होता है। अच्छा, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका सुने हैं, क्या होता है? अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ बहुत सही बोल रहे, कुछ कुछ सही बोल रहे हैं, कुछ कुछ गलत बोल रहे हैं। तो कौन बताएंगे, इधर से कोई बताएंगे? आप बताएंगी? अरे रिवीजन क्लास है, ऐसे कैसे? देखो हमको पढ़ाने के लिए दिया गया, हम पढ़ा के छोड़ेंगे। कौन कौन, किसको किसको मालूम है अच्छे से? हाथ उठाइए। अरे हाथ उठाइए अच्छे से। वो तो मेरे क्लास में प्रतिमा के आगे जो बैठी है वो सोते रहती है, वो सोचती बायो क्लास में हम आते क्यों हैं, उसको बहुत नींद आता है बेचारी, फिर भी हिम्मत से लगी हुई है। गुड। आप बताएंगे? आप दोनों इंग्लिश वाले बताइए, बताइए। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। बैठे बैठे, अरे आप तो अधिकारी लोग हैं, गरीब शिक्षिका को याद रखिएगा, कुछ फाइल वाइल बढ़ा दीजिएगा। पुराना सेल, जैसे अभी हम सो के उठे, हम लोग का ये इसका ऊपर सतह वाला पुराना सेल तो पुराना हो गया, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होगा।
प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, है ना, बेचारा डीएनए से ही तैरता रहता है कोशिका के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ न्यूक्लियस है, तो क्या ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है? नहीं, ये यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, समझ गए। वो कोशिकाएं जिसमें केंद्रक नहीं होता है, दोज सेल्स विच डू नॉट हैव न्यूक्लियस और दे हैव इंसिपिएंट न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। वो सेल्स जिनके पास केंद्रक नहीं होता है वो हो जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। धरती पे आने वाले पहले कोशिकाएं यही लोग थे, है ना। चलिए, तो अब इस हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स की, जहाँ न्यूक्लियस है और उसके अलावा बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिसको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है। हम लोग को उसके बारे में जानना था, उसके बारे में पढ़ना था, क्या इसका काम होता है। एक छोटी सी कोशिका के अंदर हम लोग झांकने वाले हैं। आपको दिखाया था ना स्लाइड, प्याज में भी कोशिकाएं होती हैं, वो भी ये यूकैरियोटिक, ठीक है। प्याज में भी यूकैरियोटिक, आप में भी यूकैरियोटिक। सिर्फ और सिर्फ कीटाणु में आपका प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सब में, कवक में, प्रोटिस्टा में, प्लांट्स में, एनिमल्स में क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहीं से शुरू कर रहे थे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सबसे पहले देखिए किसने देखा, मतलब सोचिए जो चीज़ को कोई देख नहीं सका, कोई एक व्यक्ति, उसमें स्मार्टफोन नहीं था ना। आजकल स्मार्टफोन जो है ना बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। आप खुद ही देख लीजिए, आपके घर के छोटे भाई बहन होंगे, दिन भर फ़ोन में लगे हुए होंगे। आपको पता है उससे सर्वाइकल इश्यूज़ आ रहे हैं, अभी पेपर में भी आया था, और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर आ रहा है, मतलब वो थोड़े ही समय के लिए ध्यान दे पाएंगे। उनको अगर आधा घंटा का लेक्चर दे दो ना, आप लोग तो फिर भी 90s के होंगे पक्का, 90s 2000s के होंगे, 80s से भी है, कोई हो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब उस टाइम हम लोग का जो परवरिश था ना वो बहुत ही अलग था। हम लोग काफ़ी साधारण थे, ठीक है, साधारण विचार। और अभी का क्या है ना, सिर्फ शो ऑफ रह गया है। और स्मार्टफोन से आपको बता दे रहे हैं, स्मार्टफोन पे आप बहुत टाइम बिता रहे हैं, पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप YouTube शॉर्ट्स देख रहे हैं, आपको बता दें आपके ब्रेन में ना डोपामीन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। डोपामीन वो मॉलिक्यूल है, जब कोई चीज़ आप अचीव करते हैं तो ही वो रिलीज़ होता है। आप पीटी निकाल लीजिएगा, जो पीटी निकाल लिए उनके दिमाग में भी डोपामीन हाई होगा 4-5 दिन, उसके बाद स्ट्रेस होगा, मेरे मेंस भी तो है ना। तो 4 दिन खुश रहे होंगे, थोड़ा रिलेटिव लोग भी हाँ निकाल लिए, क्या सोच रहे हो, 4 दिन खत्म, लोग भूल गए। अब नया रेस कि मेंस निकालना है, ठीक है। जिनका नहीं हुआ उन लोग भी एड्रेनलिन, उन लोग के अंदर में ना अलग जोश होगा कि डोपामीन और एड्रेनलिन दोनों का कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं थ्रिल, है ना। हॉरर मूवी कोई को पसंद आता है, या पहाड़ पे चल जाता है, बंजी जंपिंग करने लगता है, वो लोग को वो अलग कॉम्बिनेशन होता है, डर और अच्छा लगने दोनों को, थ्रिल। तो वो भी, वो जो जितने भी थ्रिल वाले लोग हैं तैयारी करते रहो, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि डोपामीन हमको बहुत मेहनत से जब मिलता है, मतलब डिले होके मिलता है, तो वो शरीर में बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है, आप अच्छा मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन फ़ोन देखने से लगातार 3-3 सेकंड में इतना डोपामीन रिलीज़ हो जाता है कि ब्रेन को क्लॉग कर देता है। अब बाकी किसी की बात अच्छी नहीं लगेगी, ना भैया, ना दीदी, ना मम्मी, ना पापा। तो फ़ोन से बचिए और अपने भाई बहनों को भी रोकिए। नहीं भी होगा तो नेक्स्ट जनरेशन जो होगा ना, आप इतना बन के अधिकारी बन जाइएगा, आपका बच्चा लोग सब बेवकूफ़ निकल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एनीवेज वापस आइए। तो स्मार्टफोन नहीं था बेचारे, ये क्या करते, ये कौन है, हाँ, रॉबर्ट हुक है कि रॉबर्ट ब्राउन है कि लीवेनहॉक है? रॉबर्ट हुक है। 1665 में, मतलब कुछ नहीं, जंगल में घूम रहे थे, गए पेड़ का तना को ऐसे छील के ऐसे पतला पतला स्लाइस करके उसको ऐसे करके उसको झाँक के देखे, तो इनको यहाँ पे छोटा छोटा ऐसे से गड्ढा मिला, ऐसा दिखा। तो इस पर 4-5 लाइन लिख के जमा कर दिए, क्या कि देखो यही सेल है, पर ये डेड सेल था।
तो वही कॉर्क सेल में सबसे पहले कोशिका को देखा गया, लेकिन ये कोशिका जीवित नहीं थी 1665 में। ठीक है, कितना साल पहले? लगभग 350-400 साल पहले, है ना। तो ये देखें, ये पूरा खुश हो गए, नाम हो गया। अब जो आदमी स्टार्ट किया उसके पीछे पीछे और लोग चल दिए। कुछ ही साल बाद एक और व्यक्ति थे, एंटोन लीवेनहॉक, है ना। वो क्या किए, वो सोचे अच्छा रॉबर्ट वाई ये देखा था, हम भी देखेंगे। वो क्या किए, पानी, तालाब का पानी लेके आए, उसमें देखे, उनको वहाँ पे सेल दिखा, बैक्टीरिया दिखा और बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे प्रोटिस्ट दिखे। और वो क्या किए, वहाँ नहीं रुके, वो अपने गाल के अंदर से थोड़ा थोड़ा कुरेद के, मतलब हल्का सा ही करिए, तो गड्ढा नहीं करना, उसको भी निकाल के फिर पानी थोड़ा सा डाल के उसको ऑब्जर्व किया। आप लोग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, चीक सेल है ना, स्कूल में सिखाया जाता है। उसको झाँक के देखा उन्होंने, वहाँ पे भी उनको क्या मिला, सेल्स मिला, कोशिका, तरह तरह की कोशिकाएं दिखी। ठीक है, फिर कौन आए, उसके बाद कौन आए, देखिए 1674 में, वो 1665 में, और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक कब आए, 1674 में। सैंपल्स कहाँ से लिए, अपने मुंह से लिए और पॉन्ड वाटर से लिए। प्रोटोजोआ को देखा, बैक्टीरिया को देखने वाले पहले व्यक्ति थे। अब बोलिएगा बैक्टीरिया तो 1674 में आया था, तो गांधी जी को नहीं मालूम था? डिटेल में नहीं मालूम था। ठीक है, चलिए, रॉबर्ट ब्राउन क्या किए, केंद्रक के बारे में खोजने वाले ये व्यक्ति थे, रॉबर्ट ब्राउन, कि कुछ सेल में केंद्रक होता है, कुछ में नहीं होता है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत सारे लोग कोशिका के बारे में कुछ बातें कहे। दो बातें मुख्यतः हैं, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बनी हुई हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। मतलब all the living system, all the living beings are made up of cells and all the cells are made from the pre-existing cells, है ना। तो अब बोलोगे भाई मुर्गी पहले आई कि अंडा आया, सेम सवाल यहाँ है। अगर कोशिका पहली कोशिका से निर्मित हुई है, तो सबसे पहली वाली कोशिका कैसे निर्मित हुई थी, सोचने की बात है ना। तो यही है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में। अच्छा, आपको एक बात पता चला है, अभी नया नया 1 सप्ताह हुआ है, एक क्रोकोडाइल को रखा गया था, 16 साल से वो अलग ही रखा था, फीमेल थी, और कोई और नर मगरमच्छ के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अंडा दिया और उसमें से मगरमच्छ हुए। सुना? क्या करते हो ये, किसी को पार्थेनोजेनेसिस, जो कि बताया जा रहा है फ्यूचर में मेल का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ग्रैब द ऑफर नाउ। ठीक है, बॉयज़ एलिमिनेट हो जाएंगे, वाई क्रोमोसोम खतरे में है, तो लड़कों को थोड़ा इज्जत दीजिए, लड़कियों। ठीक है, और ठीक है, और सिर्फ फीमेल्स रह जाएंगी। तो ऐसा बहुत पहले भी गेस किया गया था, और रिसेंटली इतने बड़े जानवर में देखा गया, और जो पैदा हुई वो भी फीमेल्स ही थी। ठीक है, चलिए भेज देंगे वो यूट्यूब शॉर्ट, है ना, वो असली में है, वो उस पे पेपर हम लोग ने पढ़ा है, क्रॉस चेक किया है। एनीवेज, कोशिकांग में क्या देखना है, देखो यूकैरियोटिक कोशिकाएं, हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका में हम लोग देख रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कोशिकांग होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं अंतःप्रद्वीय जालिका। ठीक है, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडी, गोल्जी सम्मिश्र मतलब गोल्जी बॉडीज, लयनकाय मतलब लाइजोसोम, है ना, और रसधानी मतलब वैक्यूल, है ना। ठीक है, अब देखिए कुछ सेल्स, जो कोशिकाएं जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं डिपेंडिंग ऑन फंक्शन। आपके शरीर में ये कोशिकाएं अलग अलग तरह के रूप ले सकती हैं डिपेंडिंग ऑन उनका फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है। आपके ब्रेन में जो कोशिका है वो देखिए इतनी लंबी निकली हुई रहेगी,
ठीक है। इसका जो ये मेम्ब्रेन है बहुत बहुत लंबा निकला हुआ रहता है। बाकी आपका आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पस्कल्स है वो ऐसा सिंपल होता है, उसके बीच में केंद्रक नहीं होता। जबकि हमने कहा था कि हम लोग में केंद्रक होता है, लेकिन हमारे कुछ सेल्स जो ऐसे होते हैं जिनके पास केंद्रक नहीं होता, वो है मैच्योर आरबीसी। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन को हटाना है। उसमें आरबी रक्त से ही ना ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। अब केंद्रक की जगह ले लेगा तो बेचारा ऑक्सीजन कहाँ बैठेगा, है ना। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है और वो जगह ले लेता है। वो भी किस में? मैच्योर आरबीसी में। जब आरबीसी बड़ा हो जाता है, आरबीसी का जीवन कितना होता है? 120 दिन का होता है, ठीक है। तो इनिशियल फेज में उसके पास केंद्रक रहता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है केंद्रक उसका गायब हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन आने लगता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो इसी तरह हम लोग देखें, हर शरीर के डिफरेंट भिन्न भिन्न अंगों के हिसाब से कोशिका मौजूद होती है और उसका व्यवहार उसी के अकॉर्डिंग होता है। चलिए, तो ये हमारा हो गया सेल का, हम लोग ब्रीफ देखे थे। अब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल बड़ा, जो सबसे पहला जीव धरती पे आया था वो प्रोकैरियोटिक कोशिका ही थी, ठीक है। इसके पास क्या होगा? कुछ नहीं, बस एक बाउंड्री, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर में डीएनए या आरएनए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता, और थोड़ा मोड़ा कुछ एंजाइम्स और राइबोसोम, ठीक। अब इसको भी देखिए, जो बाउंड्री है इसके बाहर भी तो बेचारा वो अकेले एक कोशिकीय होता है, और एक कोशिकीय जीवाणु, हम लोग जान रहे हैं बैक्टीरिया सब वैसे ही हैं। तो उसको अपनी सुरक्षा के लिए सतह पे चिपकने के लिए कुछ तो और चाहिए। तो कोशिका का आवरण, मतलब मेम्ब्रेन्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें हम लोग 2-3 चीज़ पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? रिवीजन है, पढ़ा नहीं रहे हैं, 5 क्लास ख़त्म हो गया। हाँ, ग्लाइकोकैलिक्स क्या चीज़ का बना होता है? चीनी भित्ति, है ना, मतलब शक्कर की भित्ति बनी होती है, वो चिपकने के लिए काम आती है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर क्या होगा? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या हम में है? हम में नहीं होता है, बाकी सब में मिलेगा आपको, ठीक है। सिर्फ जानवरों में कोशिका भित्ति नहीं होती। उसके अंदर क्या मिलेगा हमको? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जीव द्रव्य झिल्ली, ठीक है। तो हम लोग यही देख रहे थे कि कोशिका का आवरण प्रोकैरियोटिक सेल में, मीन्स मेम्ब्रेन्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, है ना। तो क्या क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। अंतर देखिए, बस ये सिंपल वाला डायग्राम बनाइए, आप लोग अधिकारी बनने जाने, डीप में नहीं बनाना है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल को देखिए, ये इसका बेचारा का डीएनए ऐसे ही तैर रहा है, इसके लिए अलग से अलमारी खरीद लिया गया, न्यूक्लियस, उसके अंदर रहो डीएनए आरएनए, है ना। तो ये एक ईजी है। और इसका देखिए, इसका डीएनए कैसा है? सर्कुलर है, और इसका कैसा है? लीनियर है, ठीक है ना। चलिए, और इसके पास ज़्यादातर एक ही डीएनए होता है बैक्टीरिया के पास, और इसके पास यूकैरियोटिक सेल में कितना डीएनए होता है? यूकैरियोटिक सेल में, हाँ, 23 होगा। यूकैरियोटिक मतलब सब आदमी ही होगा, ह्यूमन्स ही होगा। अरे दादा, यूकैरियोटिक में बहुत सारा जानवर आ जाता है, पौधे भी आ जाते हैं, जैसे मटन। मटन में सिर्फ 7 जोड़ा डीएनए होता है, ठीक है। और क्या हुआ? जैसे एक मछली है क्लैरियस बटरैकस, मांगुर, उसी पे मेरा रिसर्च चल रहा है, उसमें 104 डीएनए है, क्रोमोसोम, ठीक है। हाँ, उसको बैन किया हुआ है। मांगुर नहीं, थाई मांगुर को बैन किया गया है। क्लैरियस गैरीपाइनस को बैन किया गया है, क्लैरियस बटरैकस को नहीं किया गया है। जो हमारी अपनी जो देसी मांगुर होती थी ना, काली मांगुर, वो बहुत अच्छा होता था, वो खून बढ़ाता है, उसको खाना चाहिए। और मेरा काम ये है कि हम चाह रहे हैं कि गांव-गांव, मेरी जो पीएचडी चल रही है, उसको इस तरह से पालें
पालन सिखाएं लोगों को गांव-गांव जाके, ताकि जो भुखमरी से मर रहे हैं, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, लगभग 39% जो बच्चे होते हैं झारखंड में, वो भुखमरी से मर जा रहे हैं। तो भाई कम से कम उसको, वो कीचड़ में भी उग जाती है, मतलब रहती है कम पानी में भी, झारखंड सूखाग्रस्त है, उसमें अगर हम लोग पालन लालन सिखा दें गाँव-गाँव घूम के, तो बहुत सारे बच्चों की जान बच सकती है। और ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। शरीर क्या है? प्रोटीन का बना हुआ है। तो यही मेरा प्रोजेक्ट है जो हम ही डिज़ाइन किए हैं। और जो बिहार की जो मछली है, राज्य मछली है, वो कौन है? यही मांगुर है। और हम अपने पीएचडी से ये बताना चाहते हैं झारखंड को भी इसी को रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस एरिया में होनी चाहिए। लेकिन थाईलैंड से जो आ गई है, एक इम्पोर्ट किया गया था 2014 में, उसको बैन किया गया, आप सही बोल रहे हैं, वो इतनी ख़राब है ना कि भारत को $850 ट्रिलियन का लास्ट ईयर नुकसान हुआ है। रोहू, कतला सबको खा जा रही है। और जो नेटिव स्पीसीज़ थी मांगुर, काली मांगुर, उसको भी खा गई, मिलेगा ही नहीं, ये दिक्कत है। उस पर वर्क चल रहा है। एनीवेज, वापस आ जाइए। तो हर तरह के यूकैरियोटिक जीव में बहुत सारे पौधे हैं, जानवर हैं, मछली हैं, आप हैं, हम हैं, सब लोग हैं। तो सबका डीएनए नंबर तो अलग होगा ना। तो यूकैरियोट में बहुत संख्या है, लेकिन यहाँ पर बैक्टीरिया बस मोनेरा ग्रुप में आता है, और इसके पास सिर्फ एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। एक एक्स्ट्रा चीज़ मौजूद होती है, वो है प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होता है ना, बताया था ना, प्लाज्मिड। वो क्या करती है, किस में मदद करती है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। भूल गए तुम लोग? ऐसा मत करो यार, नॉट फेयर। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर उसका आवरण देखें, मेम्ब्रेन्स देखें, तो ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य झिल्ली, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको बता दिया है ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। चीनी कोट है ना, मीठा होता है, और ये बैक्टीरिया को सतह पे चिपकने में मदद करता है, ठीक है। बेचारा चलेगा कैसे, नहीं तो तैरते रह जाएगा, खाना पीना कैसे खाएगा। फिर आती है कोशिका भित्ति। ये जो हरी वाली आपको दिख रही है वो हो गई कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये इसको सुरक्षा प्रदान करती है, और कोई भी चीज़ को अंदर आने से थोड़ा रोकती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। इसके बाद आती है जीव द्रव्य झिल्ली, जो ये पहला नंबर आप देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर। ये सब में मौजूद होता है, हर जीव में जीव द्रव्य झिल्ली होती ही होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ये देखिए इसमें क्या क्या है। ये देखिए, ये प्लाज्मिड रहा। प्लाज्मिड मतलब एक्स्ट्रा डीएनए, जो कि इसी से हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, और इसी से हम लोग इंसुलिन, आपको पता है अगर ये ई कोलाई है, जैसे हम आपको अपना काम बताते हैं, हम क्या काम करते हैं। पहले आपको पता है इंसुलिन का इंजेक्शन बहुत महंगा आता था, ध्यान है आपको? 10-15 साल पहले बहुत महंगा। बेचारा गरीब अपना, अगर उसको चीनी रोग है तो उसके पास कोई उपाय नहीं। क्यों ऐसा होता था पता है? जो ह्यूमन का इंसुलिन बनाने वाला डीएनए है, उतना काट के हम लोग पहले सूअर के अंदर डालते थे, वहाँ से उसको मल्टीप्लाई करवाते थे, और फिर सूअर की चर्बी से निकाल के एक्सट्रैक्ट करते थे। सूअर को मारना पड़ता था, बहुत समय लग जाता था, और मार्केट में बहुत कम अवेलेबल होता था, ठीक है। जब से बायोटेक हुआ, क्या करने लगे हम लोग पता है? कुछ नहीं, बैक्टीरिया जो होता है ना, ये काम हम करते भी थे, मतलब इंसुलिन नहीं, मेरा कोई और काम था। अपना जो, अगर मान लीजिए डीएनए है आपका, रिस्पॉन्सिबल है जो इंसुलिन बनाता है, ये जो है ना, इस प्लाज्मिड को हम लोग यहाँ एक जगह काटे तो क्या हुआ, ये थोड़ा सा खुल गया है ना। अब ये वाला जो है इसको यहाँ घुसा दिया, ठीक। बैक्टीरिया कितने मिनट में डिवाइड करता है? 20 मिनट में। ई कोलाई जो हमारे आँख में रहता है, हमारा जाना पहचाना बैक्टीरिया, तो आसान रहेगा। अब उसको बहुत सारा मतलब खाना वाना दे दीजिए, थोड़ा मोड़ा सुक्रोज डाल दीजिए, ये बैक्टीरिया जो है 10 गुना हो जाएगा, और ये वाला एरिया से वो प्रोटीन बनाएगा। कौन सा प्रोटीन बनेगा? सॉरी, ये वाला से इंसुलिन। जब आपके टेस्ट ट्यूब में खूब सारा इंसुलिन आ जाएगा तो उसको आप अलग कर लीजिए, पैकेज करके बेचिए, वही होता है। इसलिए आप देखो 40-50 रुपये में इंसुलिन मिल जा रहा है, इंसुलिन का इंजेक्शन। ये हो पाया इस
बायोटेक के कारण। हम लोग अपना जो भी जीन को पढ़ना होता है उससे क्या प्रोटीन बन रहा है उसको हम लोग काट के इसमें लगा देते हैं, उससे जो प्रोटीन बनता है उसको अलग निकाल लेते हैं और उस पर जाँच करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई नो बोरिंग हो रहा है, बस यहाँ पे अब यहाँ ध्यान दीजिए। ये आपको बताया था राइबोसोम के बारे में सबसे पहले, है ना, कि लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट कैसे mRNA को पकड़ लेता है, और राइबोसोम यूकैरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में अंतर क्या होता है ये भी बताया था। ठीक है, बस देखते जाओ। ठीक है, स्पीड से देखते हैं नहीं तो हमारा छूट जाएगा। ठीक है, फिर क्यों ऐसा होता है, 70S 30S ये सब क्यों हैं ये भी बताया था। क्यों होता है, स्वेटबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो टेस्ट ट्यूब में लोकेट किए थे, घुमा के देखे थे, तो छोड़ दो वो स्टोरी, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग देखें राइबोसोम, तो देख लिए। अब देखिए बैक्टीरिया में कैसे होता है DNA ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। इसके पास तो न्यूक्लियस है नहीं, तो ये खुलेआम बेचारा DNA से RNA बनाया, RNA जैसे ही बना राइबोसोम इसको पकड़ लिया और प्रोटीन का निर्माण करने लगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, DNA से पहले RNA बनेगा, RNA में थोड़ी सी छटाई होगी क्योंकि ये RNA में जो फालतू चीज़ें जो हमको नहीं चाहिए उसको काट दिया जाता है। ये पढ़ना है आपको, बोर मत होइए। ये पूरा अभी जो सेक्शन जो है ना, 3rd सेक्शन DNA ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये पढ़ना है आपको। तो अब ये छटाई होने के बाद क्या होता है, ये जो आपका mRNA काम का वो न्यूक्लियस के पोर से, छिद्र से, केंद्रक के छिद्र से बाहर आता है। जैसे ही बाहर आता है राइबोसोम बड़ा भाई और छोटा भाई इसको पकड़ लेता है और फिर प्रोटीन का निर्माण करता है। समझ गए हैं बेसिक। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक कैसा दिखता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा दिखता है। ठीक है, इस पे भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, प्रोकैरियोटिक सेल को समझाएं। इसी के साथ हमारा 5वां भी ख़त्म हो गया। यूकैरियोटिक कोशिका में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे पहले प्रोकैरियोट्स में देखे थे कि बहुत कम चीज़ें थी, कोशिकांग था ही नहीं, ना के बराबर। देख रहे हैं कितना सिंपल है। और ये यूकैरियोट में न्यूक्लियस दिख रहा है, लेकिन और भी चीज़ें हैं यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे। इसको ससीम केंद्र की कोशिका बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और यूकैरियोटिक कोशिका में भी दो तरह की पौधों की कोशिकाएं और जानवरों की कोशिकाएं। अंतर क्या आप लोग को बताया था, यहाँ देख लीजिए। जो लाल से लिखा हुआ है ये दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो ग्रीन से लिखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाता है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल। ठीक है, यहाँ पे एक, हाँ ये कंपैरिजन है। ये प्लांट सेल है, देखिए इसमें केंद्रक साइड को हो गया है क्योंकि वैक्यूल जो रसधानी जो है बहुत बड़ी है इसमें, और यहाँ रसधानी ना के बराबर होती है। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में अलग अलग क्या चीज़ है और क्या चीज़ कॉमन है यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ज़रूर याद कर लेंगे। ठीक है, फिर कोशिका झिल्ली मतलब सेल का जो बाउंड्री होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में बताए थे कि लिपिड का बना होता है, फॉस्फोलिपिड का, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, शक्कर और किसका बना होता है, फैट का, वसा का, तीनों का होता है। ठीक है, कैसा होता है ये भी बताए थे। ज़्यादातर प्रोटीन होता है, 50% से लगभग, देखिए यहाँ पे 52% प्रोटीन होता है, 40 लिपिड और बाकी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, किसने बताया था, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना सिंगर और निकोलसन। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब ओपनिंग लाइन के लिए अच्छा होता है। बस इतना था। अब कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल जो है प्लांट्स में होता है, फंजाई में होता है, बैक्टीरिया में होता है और कुछ प्रोटिस्ट में होता है। जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होंगे उनमें होगा, लेकिन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब झिल्ली का तंत्र। झिल्ली का तंत्र क्या होता है, जो भी आपके सेल के अंदर है
उसको बोल दिए क्या, झिल्लिका तंत्र। जैसे कि अंतर्द्वयी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, लयन काय, रसधानी, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से जस्ट सटा हुआ होता है, तो न्यूक्लियस से जो mRNA निकल रहा है, और यहाँ पे देखिए छोटा छोटा ये डॉटेड जो दिख रहा है ना, ये राइबोसोम है, वही बड़ा भाई छोटा भाई। तो वो प्रोटीन जो बनेगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाएगा और वहाँ से पैकेजिंग शुरू होगी। और जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ये जो हरा वाला दिख रहा है, ये है गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस। यहाँ प्रोटीन की पैकेजिंग होगी, प्रोटीन बन गया, अब उसको पैक करके सबको भेजना है, बाकी कोशिकाओं को भेजना है, ठीक है। कैसे पैकेजिंग होता है यहाँ पे बताया था आपको। लयन का है, लाइजोसोम। अच्छा, तो राइबोसोम को क्या बोलते हैं हिंदी में? यहाँ गड़बड़ हो गया कुछ, लयन का है, ठीक है, लगता है राइबोसोम को हम लयन का है बोल दिए थे क्या, देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है, इसका पूरा भाग आपको समझाए थे, और रेस्पिरेशन कैसे होता है वो भी बताए थे। अब लवक क्या होता है, प्लास्टिड, ये सिर्फ और सिर्फ पौधों के कोशिकाओं में पाया जाता है, ये भी बता दिए थे। फिर बात किए थे सेंट्रोसोम का, जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। लयन काय, सॉरी तारक काय या तार केंद्र, सेंट्रियोल, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो चमकता हुआ दिख रहा है ना, दिख रहा है कर्सर से, ये यही है। उसके बाद रसधानी, वैक्यूल, इसमें पौधे जो है, क्योंकि हमारे पास तो सिस्टम है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, सारा हम लोग वेस्ट जो है यूरिन के फॉर्म में निकाल देते हैं, लेकिन बेचारा पौधा क्या करेगा। पौधा के पास रसधानी होती है, जहाँ वो अपना सेलुलर वेस्ट, कोशिकीय वेस्ट को यहाँ डालता है और यहाँ से ये उड़ जाता है। अब ये देखिए केंद्रक, अगर ये कोशिका को आप अगर माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो ऐसा दिखेगा, ये रहा केंद्रक, और केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। जब आरएनए एक जगह एकत्रित हो जाता है, डीएनए और आरएनए है केंद्रक के अंदर में, तो आरएनए सब एक जगह गुट बना लेता है, तो वो ऐसा गोल सा दिखता है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए केंद्रक द्रव्य, केंद्रिक, केंद्रिका, केंद्रिक छिद्र, केंद्रक झिल्ली, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है। देखिए न्यूक्लियर पोर्ट से आपका राइबोसोम निकला, एमआरएनए को पकड़ा और प्रोटीन का प्रक्रिया शुरू कर दिया। प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, ये पढ़ाया था आपको, और ये भी बताया था न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहता है। आपको भी पता चल गया डीएनए ही क्रोमोसोम है। डीएनए को अगर हिस्टोन प्रोटीन के साथ लपेट दिया जाए और उसको पैक करके टाइट करके रख दिया जाए तो वही क्रोमोसोम होता है। इसी के साथ हमारा ये भी चैप्टर समाप्त। अब आ जाते हैं 8 और 9। इसी के साथ आपका सेक्शन 1 का 2 टॉपिक हम लोग अभी रिवीजन करके ख़त्म कर लिए। कौन कौन सा? लिविंग वर्ल्ड, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। अब आ गए मोनेरा पे। मोनेरा में क्या है? सारे जीवाणु, कीटाणु सभी सीन है, मोनेरन्स, ठीक है। हम लोग क्या देखे थे इसके अंदर? मोनेरन्स में 2 ग्रुप था, आर्की बैक्टीरिया, प्लाज्मिड के बारे में भी पढ़ लिए थे यहाँ पे, आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया यानी आर्की बैक्टीरिया में थर्मोएसिडोफिल्स, हैलोफिल्स और मेथैनोजन। हम लोग यहाँ देखे थे कि बहुत ज़्यादा नमकीन पानी में भी, जहाँ पे कुछ भी कोई भी जीव नहीं रह पाता है, जैसे कि एग्जांपल डेड सी, वहाँ पे आपको ये जीव मिल जाता है, ये बैक्टीरिया आपको वहाँ मिल जाएगा, जिसका नाम है हेलियोकॉकस या हैलोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स समुद्र के तट के, समुद्र के क्या बोलते हैं, हाँ फ्लोर, सी फ्लोर, ठीक है। समुद्र का एक जो ज़मीन होता है, वहाँ से अगर लावा, अगर वो ज़मीन फटी हुई है उससे लावा निकल रहा है तो पानी के साथ मिलते ही ये धुआं हो जाएगा। आसपास का पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा, 3500 डिग्री सेल्सियस जैसा खौलता हुआ, और वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई भी जीव नहीं मिलेगा।
लेकिन फिर भी ये जीव आपको मिल जाएगा। थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं। इसका डीएनए काफ़ी स्टेबल रहता है। और ये रहा आर्कीबैक्टीरिया, एक आपको मिथेनोजन है, जो कि गाय और जितने भी पशु होते हैं उनके आंत में मिलता है, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। गोबर में भी ये मौजूद होता है। तो ये हम लोग पढ़े थे। फिर आ गया यू बैक्टीरिया, असली बैक्टीरिया, ठीक है। उसमें दो होता है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे, परपोषी होता है और या कुछ आपको बहुत मदद भी करता है, ठीक है। ये सब हम लोग देख चुके थे। इकोलाई किस आधार पे, तो उसमें कशाबिका के आधार पे भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है, शेप्स के आधार पे भी क्लासिफाई किया गया, उसी के हिसाब से उसका नामकरण होता है, ठीक है। पढ़ लिए थे हम लोग। और सबका एग्जाम्पल लिखने बोला था, ज़्यादा नहीं लिखना है, 1-2 लिखना है। लैक्टोबैसिलस मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया, दूध से दही बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती है और वो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है। क्या नाम हो गया उसका? पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा। कौन खोजा था? फ्रांसीसी साइंटिस्ट लोग, जैकोब नोकार्ड एंड रोक्स, वो लोग खोजे थे। क्या देखे थे? गायों में देखा था कि उनके भी फेफड़े और उनका जो सिम्टम्स था हमारे जैसा निमोनिया जैसा हो रहा था। हमें तो कौन सा, हम होमवर्क दिए थे, हमें निमोनिया कौन कॉज करता है, कौन सा बैक्टीरिया? नहीं, ये याद कर लीजिए, कुछ भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। निमोनिया या जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित बीमारी है, रोग है, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखा गया कि हो सकता है निमोनिया जो हमें कॉज कर रहा है वो इस गाय में भी करता होगा। तो जैकोब और नोकार्ड और रूक्स जो हैं, उन्होंने गाय को, जो बेचारी मर गई थी, ऐसा नहीं कि मार दिया, ये दोनों महान लोग, बेचारी गाय जब मर गई तो उसके लंग्स को निकाला, लंग्स के अंदर से स्लाइड बनाया और देखा, ये रहा नॉर्मल लंग सेल्स और यहाँ देखिए छोटा छोटा सेल्स। सोचिए ये आपका नॉर्मल सेल्स है यूकैरियोटिक, और ये देखिए छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल्स दिख रहा है। और इसको निकाल के उन्होंने देखा कि इसके पास कोशिका भित्ति नहीं है, लेकिन फिर भी ये जीवाणु है। इसलिए इसको, क्योंकि निमोनिया जैसा दिखता था और प्ल्यूरा मतलब लंग्स होता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ। बाद में इसका नाम आसानी के लिए माइकोप्लाज्मा कह दिया गया, ठीक है। और ये जानवरों में तो बीमारी करता ही है, हमारे फसलों में भी करता है। पेड़ में ये देखिए झाड़ू, चुड़ैल का झाड़ू बीमारी एक नाम है, चुड़ैल का झाड़ू, विचेस ब्रूम, सच में यही नाम है, लेकिन चुड़ैल का झाड़ू मत लिखिएगा, विचेस ब्रूम ही लिखिएगा, ठीक है। और ये जो इस तरह से झाड़ू नुमा हो जाता है क्योंकि इस पौधे में कहीं ना कहीं माइकोप्लाज्मा घुस गया होगा। उसी तरह बैगन की पत्तियां अगर छोटे आकार की हो गई तो उस बीमारी को कहते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये भी इस माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं बैक्टीरिया, नहीं साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया। साइनोबैक्टीरिया पहला जीव जो धरती पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने लगा, इसको ध्यान रखिएगा। आपको क्या लगता है यही आगे जाके इवॉल्व किया होगा तो पौधे आए होंगे, पौधों का निर्माण हुआ होगा, वही हम लोग को शुरू करना था, है टाइम, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया से ही आगे जाके पौधे निर्मित हुए। कैसे हुए? इससे आगे जाके क्या बना होगा? प्लास्टिड्स बना। अब प्लास्टिड्स बना, और प्लास्टिड्स तो बाहर कहीं मिलता नहीं है, किसी यूकैरियोटिक कोशिका में ही मिलता है। तो आपको कुछ